नेहरू के वक्त विपक्ष बहुत छोटा था, बहुत छोटा, लेकिन विपक्ष के सांसद बहुत वक्त लेके बोलते थे, आलोचना करते थे। आपका सपना था, ऐसे ड्रीम था, महत्वाकांक्षा थी पॉलिटिशियन बनने की? अब ड्रीम था विपक्ष में रहने का। विपक्ष का अलग से कोई प्रधानमंत्री नहीं होता या विपक्ष का अलग से कोई गृह मंत्री नहीं होता। विपक्ष को भी अपनी शिकायत, अपने मुद्दे अपने प्रधानमंत्री के समक्ष, अपनी आलोचना अपने गृह मंत्री के समक्ष रखनी होगी। पीएम की पूरी स्पीच का एक बड़ा हिस्सा एक्सपंज हो गया। हम 2014 से यहाँ बैठे एनपीआर को लेकर के किसी के लिए सवालिया निशान हमने खड़ा किया है कि रिकॉर्ड तो हमारे पास है, क्या नहीं है? क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्यों मूर्ख बना रहे हैं? आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड था उस वक्त पर, या आप ऐसे प्लान करके गए थे कि चल रहा है और ये आपका एक चीट कोड है? वो जो स्पीच थी मेरी अनस्क्रिप्टेड थी। ये पीड़ा व्यक्तिगत है, आंकड़ा मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मेरा आंकड़ा, तुम्हारा आंकड़ा, अपनी पीड़ा में आंकड़ा ढूंढिए। एक व्यक्ति नहीं है इस देश में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना खोया हो। क्या बना कर रख दिया था हमने अपने देश को। मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार को ब्लेम नहीं कर सकता था। अपनी सरकार की आलोचना करते हुए तो अच्छे नहीं लगेंगे। आलोचना तीखी से तीखी अगर शालीन है ना, तो जिसकी आलोचना हो रही है उसे भी सुनने में गुरेज नहीं होता है। एक ऐसे सांसद जिनको लोग खोजकर सुनते हैं, जिनका लिखा खोज खोज कर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया की भाषा में कहूँ तो जिनकी स्पीचेस वायरल होती है, जिनका लिखा इंटेलेक्चुअल राइटिंग्स में गिना जाता है, ऐसे राज्यसभा एमपी प्रोफेसर मनोज झा हमारे साथ हैं। सर नमस्ते, बहुत स्वागत। सर वैसे तो एवरीथिंग इज़ पॉलिटिकल, बातचीत जो भी होगी, हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, सब कुछ ही पॉलिटिकल होती है और इसमें भी पॉलिटिक्स की बात होगी। लेकिन पहले मैं उन चीज़ों के बारे में बात कर लेती हूँ जो लगता है कि नॉन पॉलिटिकल है। आपकी लाइफ में जब आप अदर दैन पॉलिटिक्स पढ़ाने जाते हैं, कॉलेज में आपके लेक्चर चल रहे होते हैं, वो दिन कैसे होते हैं? और ये दिन जब आप पार्लियामेंट जाते हैं, जब सेशंस चल रहे हैं, जैसे अभी मॉनसून सेशन चल रहा है, ये दिन कैसे होते हैं? क्या डिफरेंस होता है? एक आपको मैं बताऊं, जब मैं विश्वविद्यालय में पूर्णतः था, अभी तो अंशतः हूँ, कभी कभी क्लास होती है या पीएचडी स्टूडेंट है, मैं मॉर्निंग से इवनिंग वाला व्यक्ति हुआ करता था। जैसे मैं सुबह गया तो मैं बैग लेकर के, अक्सर मैं एक बैग कैरी करता हूँ, वो बैग लेकर के मेरा घर मेरे विभाग से बहुत पास में था, लेकिन अगर एक बार मैं सुबह चला जाता था तो फिर मैं शाम तक घर नहीं आता था। लंच भी मैं कोशिश करता था कि मैं विभाग में ही करूं, अपने डिपार्टमेंट में करूं, और फिर शाम को बैडमिंटन खेलना होता था। हमारा एक ऑडिटोरियम था, तो हम ये सब डीयू में ही ना? डीयू में स्टूडेंट और टीचर्स मिल करके वो 1.5 घंटे तक, तो 7:30 पौने 8 तक का, रात तक का रूटीन होता था, सुबह 9 बजे से। फिर मैं आऊँगा, थोड़ी देर कमरे में म्यूज़िक बजेगा, स्टूडेंट्स भी बैठेंगे, हम गप करेंगे, पॉलिटिकल गप होगी या कोई एक इश्यू जो उनको क्लास में समझ में नहीं आया उस पर बात होगी। कमोबेश मैं उसी नज़रिए से पार्लियामेंट में जाता हूँ। सुबह बैग लेके मैं जाता हूँ और कई ऐसे विषय, जब नॉर्मल पार्लियामेंट चल रही होती है, एडजर्न नहीं होता है, जिस विषय में ना मेरा दखल है ना मेरी एक्सपर्टीज़ है, लेकिन मैं उसको भी बैठ करके सुबह से शाम तक सुनता हूँ, कोशिश करता हूँ, और मैंने सीखा है बहुत। तो एक ये जो चीज़ कई सांसदों को मैं देखता हूँ कि वो या तो अपने बोलने तक रहे, अपने बोल के निकल गए, उससे आपकी जो पूरी पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस है वो थोड़ी इनएडिक्वेट रह जाती है। कई दफ़ा एक सांसद है, मान लीजिए नॉमिनेटेड है, वो आर्ट और कल्चर पे कुछ बोल रही हैं या बोल रहा है, अगर आप उसको सुनते हैं तो यू गेट एन इनसाइट, कुछ नई चीज़ मिलती है। तो कमोबेश इस परंपरा का मैंने विश्वविद्यालय में भी पालन किया और यहाँ भी करता हूँ पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में आप स्टूडेंट बन जाते हैं? हाँ, आप स्टूडेंट का रोल प्ले करते हैं। हाँ, लेकिन कई दफ़ा जब बोलने के लिए खड़ा होता हूँ तो मेरे अंदर का शिक्षक भी आ जाता है। जैसे अगर थोड़ा भी शोरगुल हो रहा हो तो मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मैंने सभापति जी से कहा कि सभापति जी, अगर लोग ऐसे बात करेंगे तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं बैठ जाऊँगा। तो कई बार लोग हंसते हुए कहते भी हैं, बीजेपी के ही साथी, क्या चाहते हो तुम्हारे क्लासरूम की तरह सब रहे? तो मैं कहा हाँ, मतलब मेरा पड़ोसी भी, एक दफ़ा का बता रहा हूँ, मेरे एक तो कल तक परसों तक जो थे
इज रिटायर्ड वाइको थे, MDMK के, बहुत हमारे साथ बैठते थे तो लंबा अरसा साथ रहा। उनके बगल में जॉन ब्रिटास CPM के थे। तो कई दफ़ा जॉन ब्रिटास या मेरे बोलने के क्रम में वाइको मतलब मेरी हौसला अफजाई के लिए भी अगर ताली पीटते थे तो वो भी मुझको लगता, मैं कहता तो चुप रहो, मतलब किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। 10 मिनट 12 मिनट 8 मिनट जो भी मेरे पास है वो मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ, क्योंकि अक्सर मैं कोई नोट्स लेकर के मैं क्लासरूम में भी नहीं जाता था। यहाँ भी मेरे पास एट द मोस्ट पॉइंटर्स होते हैं, कोई रिटन स्पीच मेरे पास नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है ना कि मुझे आई बॉल कॉन्टैक्ट चाहिए ऑडियंस से, हमारे फेलो पार्लियामेंटेरियन से, और उसमें अगर कमी दिखती है तो बुरा लगता है। इसलिए शिक्षक वहाँ गायब नहीं हो जाता, वहाँ भी एक शिक्षक रहता है। हम जब पार्लियामेंट की स्पीचेस सुनते हैं, जितना संसद टीवी पर आता है, कोई एक MP बोलने खड़ा हुआ जो ऑपोजिशन के हैं उस वक्त पर, वो नाराज़ हो, या कोई ऑपोजिशन के MP खड़े होते हैं तो इस तरफ से शोरगुल आता रहता है, आवाज़ आती रहती है। राज्यसभा में फिर भी थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। और जब आप जैसे लोग, मैं आप जैसे इसलिए कह रही हूँ जिनकी स्पीचेस वायरल भी होती है, लोग सुनना पसंद करते हैं, एक फ्लो में बोलते हैं, तो उसमें वो शोरगुल कम सुनाई देता है। ये मैं मानता हूँ, थोड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ सबों का। और मैं एक व्यक्ति का भी नाम लेना चाहूँगा, हमारे इससे पहले के चेयरमैन थे वेंकैया नायडू जी। जब मैं पार्लियामेंट आया तो उन्होंने मुझको एक दिन कहा था कि मनोज तुम 50 मिनट की ट्रेनिंग से आए हो, 50 मिनट क्लासरूम हुआ करती थी, यहाँ तुमको इतना वक्त कभी नहीं मिलेगा, 10 12 14 8 मिनट मिलेगा। 8 मिनट में समेटना सीखो, अपनी बात कहना सीखो। और मैंने करना शुरू किया, और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम फेलो MPs का, BJP के हूँ, आज तक मुझे कभी शॉट डाउन नहीं किया गया। और मेरी एक बात हमेशा रहती है कि आलोचना तीखी से तीखी अगर शालीन है ना, तो जिसकी आलोचना हो रही है उसे भी सुनने में गुरेज नहीं होता है। लेकिन आलोचना अगर गैर शालीन शब्दों के साथ होगी, चाहे सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से हो, तो क्या होता है कि गैर शालीनता खबर बन जाती है, आलोचना छुप जाती है। और उसकी वजह से ये जो आप सुनते हैं कई दफ़ा कि उसको नहीं बोलने दिया, उसको नहीं बोलने दिया, उसके पीछे ये वजह हुआ करती है। जब आप ये बात बोल रहे थे मुझे याद आने लगा कि पिछले सेशन में प्रधानमंत्री खड़े हुए थे और लगातार विपक्ष की तरफ से लोकसभा के अंदर नारे लग रहे थे। ऐसे ही राहुल गांधी बोलने खड़े हुए थे और लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से, और वो कांस्टेंट था, ऐसा नहीं कि बीच में कोई इंटरप्ट कर रहा हो या बात नहीं करने दे रहे हो, वो लगातार शोर आ रहा था। मैं समझता हूँ कि कमोबेश दोनों सदनों में, माफ़ी के साथ कहता हूँ, गिरावट तो आई है। मैंने उस दौर की तो पार्लियामेंट नहीं देखी, नेहरू के दौर की पार्लियामेंट को जब मैं पढ़ता हूँ, एक सांसद जिन्होंने मुझको बहुत इम्पैक्ट किया, उनका भाषण जब मैं पार्लियामेंट गया तो सबसे पहले उन्हीं के पूरे भाषण को मैंने पढ़ा। कौन? वो 5 टर्म थे, प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी, कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद थे, बंगाल के, संभवतः कलकत्ता के ही किसी, और उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी, अलग अलग भाषाओं पर भी, अलग अलग विषयों पर भी। और जब वो बोलने को खड़े होते थे तो पूरी पार्लियामेंट सुनती थी। नेहरू के वक्त विपक्ष बहुत छोटा था, बहुत छोटा, लेकिन विपक्ष के सांसद बहुत वक्त लेके बोलते थे, आलोचना करते थे, लेकिन नेहरू बैठे रहते थे। ये क्रमशः बाद के वर्षों में सत्ता पक्ष और विपक्ष का व्यवहार शत्रुनुमा हो गया। संसद में प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूं, चुनाव तक प्रधानमंत्री पद की दावेदारी है, लेकिन जब चुनाव हो गए तो नरेंद्र मोदी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष का कोई अलग से प्रधानमंत्री नहीं होता। लेकिन बाद के वर्षों में, अगर मैं कहूं 80-90 के बाद, और खास करके बीते 10-12 वर्षों में, पूरी इकोसिस्टम पार्लियामेंट की बहुत पार्टीजन हो गई है। मतलब इसको नहीं बोलने देना है, उसको नहीं बोलने देना है। और अगर आप शब्दों पर भी गौर करिए तो वो शब्द वॉर वोकैबुलरी के लिए हुए हैं। पार्लियामेंट वो बैटल ग्राउंड नहीं है। और अगर बैटल ग्राउंड का ही मेटाफर लूंगा तो कहूंगा बैटल ग्राउंड ऑफ आइडियाज, इंडिविजुअल प्रोमिनेंस। ये व्यक्ति केंद्रित विमर्श में फिर मुद्दे गौन होते हैं, और उसका मैं परिलक्षण देखता हूं कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दूरियां बढ़ती जा रही हैं।
संवादहीनता हो जाती है, कभी भाषा के नाम पर, कभी अलग अलग मुद्दों के नाम पर, और ये भारतीय संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक यही चीज़ है, सबसे ज़्यादा। और उसके बाद फिर क्या होता है ना कि लोगों का भी भरोसा उठने लगता है कि क्या हमने इसके लिए चुना था, क्या हमने ये उम्मीद की थी। और ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष की भूमिका ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर अपना रिटर्न प्रोसीडिंग्स भी पुराने देखें तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रूलिंग पार्टी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। अगर वो 4 कदम लें तो विपक्ष को भी 2 कदम आगे बढ़ करके वो जो इस इमारत की पुरानी वाली इबारत थी उसको बहाल करने की ज़रूरत है। तो जब ऐसा डेटा आता है कि इतने लाख रुपए टैक्स पेयर्स के डूबे या संसद ना चलने के कारण इतना नुकसान हुआ, आप लोग उस डेटा को कैसे डिकोड करते हैं? देखिए, मैं मानता हूं वो डेटा जाहिर है आपको परेशान करता है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि क्या पूरी डेमोक्रेसी को हम संवाद को ये बहुत ही तराजूनुमा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में देखने की चीज़ नहीं है। मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आसमानी मुद्दा कोई ढूंढ के ले आया। और इस गतिरोध को तोड़ने के लिए मैं बार बार कहता हूं 2 कदम अगर सत्ता पक्ष चलेगा तो ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। हालांकि कुछ डेटा यूं भी चलता है, जैसे आपको एक मैं बताऊं कि पार्लियामेंट की कैंटीन में 2 रुपए में समोसा मिलता है। भाई अब भी मिलता है? 15 रुपए में समोसा मिलता है, लेकिन अब 15 रुपए में तो बाजार में भी मिलता है। मसाला डोसा 120-100 रुपए का बाजार में भी मिलता है। लेकिन एक वो नैरेटिव भी चलता रहता है कि पता ये लोग 2 रुपए का समोसा, 1 रुपए की चाय वगैरह वगैरह लेते हैं। आप अपना घर से खाना लेकर जाते हैं या आप वहीं खाते हैं? कभी कभी घर से ले जाता था, बल्कि अधिकांश समय एक पार्लियामेंट में 2 कैंटीन है। एक है इस नए वाले में, इसमें सेंट्रल हॉल नहीं है, आपको बताऊं। और सेंट्रल हॉल हमने क्यों नया नहीं, पार्लियामेंट देखा ही नहीं। नहीं, अब ये तो मैं नहीं कह सकता ऑन एयर कि अच्छा किया नहीं देखा। लेकिन पुराना वाला अभी भी बहुत मैजेस्टिक है, आपको आर्टिफिशियल नहीं लगेगा, खुला खुला है। सेंट्रल हॉल अपने आप में सबसे नायाब खूबसूरत चीज़ थी, जहां सारी पार्टी के लोग, लोकसभा राज्यसभा, अब लोकसभा राज्यसभा के सदस्य आपस में मिल भी नहीं सकते। एक छोटी कैंटीन लोकसभा की तरफ है, संगम 1, और एक संगम 2 राज्यसभा की तरह है। ऑलमोस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी की कैंटीन जैसी, स्पेस भी उतना नहीं है। तो ये सेंट्रल हॉल को सारे लोग, बल्कि इंटरेस्टिंगली कहूँ बीजेपी के लोग कहते हैं कि आप लोग लिखो ना, हम तो नहीं लिख सकते कि एक सेंट्रल हॉल होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल हॉल के एब्सेंस ने पार्लियामेंट्री इंटरेक्शन को थोड़ा कमज़ोर किया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं गवाह हूँ कई क्षणों का, जब स्टेलमेट राज्यसभा में हुआ करती थी या लोकसभा में, वो स्टेलमेट सेंट्रल हॉल में टूट जाती थी। वहाँ बातचीत होती थी इनफॉर्मल, और जब जाइए 2 बजे में जब हाउस फिर बैठा तो वो रिजॉल्व हो गया। तो सेंट्रल हॉल की एक वो भी भूमिका थी आइस ब्रेक करने के लिए वो जगह। तो कई दफ़ा मैं कोशिश करता हूँ कि खाना घर से अगर नहीं ले गया तो हम लोग वहीं खा लेते हैं। अच्छा, और अभी भी आप नई कौन सी राज्यसभा वाली कैंटीन जाते हैं, लोकसभा वाली? लोकसभा वाले में तो वैसे भी ज़्यादा भीड़ रहती है। देखिए, साइज एक है। हाँ। लोकसभा करीब 550, 535, 40 लोगों की है, और उसी साइज में राज्यसभा 240 लोगों की है। तो हमारे यहाँ अक्सर जगह थोड़ी खाली होती है, तो कई दफ़ा लोकसभा के लोग जिनकी टेबल वहाँ भरी होती है वो भी राज्यसभा वाले संगम में आ जाते हैं। लेकिन ये संगम सिर्फ नाम का है, असली संगम था सेंट्रल हॉल, जिस संगम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, और अब वो है ही नहीं। अब वो है ही संसद में। थोड़ा सा मैं एज एन एमपी आपकी सैलरी भी जानना चाहूंगी, आप इस पर नाराज मत होइएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि और वो ब्रेकआउट भी कि एक राज्यसभा एमपी की सैलरी कितनी होती है और आपका जो मंथली पैसा आता है वो सबसे ज़्यादा किस में खर्च होता है। जैसे मैं एक मीडिया पर्सन हूँ, दिल्ली नोएडा में रहती हूँ, मेरी सैलरी का सबसे बड़ा चंक रेंट देने में जाता है। तो मैं बता रहा हूँ, पहले तो सैलरी मेरी पार्लियामेंट से नहीं आती है, मैं विश्वविद्यालय से सैलरी लेता हूँ। अच्छा। प्रोफेसर की सैलरी है, इट इज ऑन अ लिटिल हायर साइड कंपेयर टू राज्यसभा। और अगर एक राज्यसभा एमपी, एक राज्यसभा एमपी की सैलरी है 1 लाख, अब जाके बढ़ करके 1,24,000 हुई है।
पहले 1 लाख थी, और उसके बाद कुछ भत्ते होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस, स्टेशनरी अलाउंस वगैरह, 20,000 30,000 ऐसे है। तो इसका क्या इनवॉइस भर के देना होता है? नहीं, वो वन टाइम है। अब बेस्ड ऑन द प्रिजम्पशन, बल्कि उसमें आपका ज़्यादा ही खर्च होता है, स्टेशनरी हो या कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस हो वगैरह। और अब जाइए तो सही कि मैं जब विश्वविद्यालय में जब मुझको आवास नहीं मिला था, बाद में तो मुझे अलॉट हो गया विश्वविद्यालय में भी, तो हमारा भी रेंट में ही जाता था एक बड़ा चंक। ट्रैवलिंग, उस वक्त में बच्चे छोटे थे तो उनकी पढ़ाई में भी एक ढंग का हिस्सा जाया करता था। और मेरी अभी की जो कमाई है उसमें मेरा सबसे बड़ा हिस्सा पर महीने किताबों में जाता है, विजिबल है, किताबों में जाता है। मेरी वाइफ अक्सर एरियर मिलता था हमें यूनिवर्सिटी में, एक बार हम लोगों को 7 लाख रुपए, 6.5-7 लाख मिले, और मेरी वाइफ को पता नहीं चला कि कितना एग्जैक्ट मिला है। तो उसको मैंने कहा कि 1-1.25 लाख मिला है। शी डिडंट आस्क एनीथिंग। बाकी की सब की मैंने किताबें खरीद ली। और जितनी आप यहाँ उस कमरे में देख रही हैं, उतना ही घर में एक जगह है, उतना ही विश्वविद्यालय में अभी है। इसलिए अब मेरी चिंता है कि जब मैं रिटायर होऊंगा, और अभी तक दिल्ली में मेरे पास घर नहीं है, तो मेरे घर में एक कमरा तो मुझको किताबों के लिए चाहिए। और अब मैं, इसकी बात हो ही गई है तो सेशंस की बात कर लेती हूँ, जिसके वीडियोस अक्सर वायरल होते रहते हैं। और वायरल होना तो चलो बहुत हल्का शब्द लगता है मुझे, लोग खोज के सुनते हैं आपको। आपकी स्पीच पहली बार आपको ऐसा कब लगा कि अब ये बहुत वायरल हो गई है, हर तरफ चर्चा का विषय बन गई है? वो पर्टिकुलर स्पीच अगर आपको याद हो? ये लग रहा है वो कोविड वाली एक स्पीच थी, बहुत छोटी स्पीच थी, 8.5 मिनट की। और मैं बताऊं वो स्पीच, उससे आपने कहा था कलेक्टिव फेलियर है ये हम सब का। ये मैं बताऊं, उससे पहले मैंने उस कोविड के दौरान काफ़ी लिखा था। अक्सर लोग कहते थे कि सिस्टम फेल गया। मैं सोच साहब, ये सिस्टम क्या बोल रहे हो यार, सीधे बोलो ना, ये सरकार फेल की, वो सरकार, ये सिस्टम तो आवरण है, कैमोफ्लेज कर रहे हो आप। मेरे एक सहकर्मी प्रभात हैं, हम सब ने तय किया था अपने आर्टिकल्स को ही बेस बना करके मैं कोविड के डिस्कशन में हिस्सा लूंगा। लेकिन उस दिन मुझे पीड़ा हुई कि डिस्कशन में जो एक मर्माहत संसद को बोलना था वो नहीं दिख रहा था मुझे। बिजनेस एज यूजुअल की तरह बात हो रही थी तब, जबकि हम सब ने, मैंने कहा भी था उस स्पीच में कि इस सदन में कोई नहीं है जो ये ना कहे कि उसने किसी एक को ना खोया हो। मेरे स्टूडेंट दुनिया से चले गए, कोई उम्र थी। राजीव सातव एक थे, अभी अभी आए थे राज्यसभा, एक उड़ीसा के हमारे साथी थे, संभवतः बीजेपी बीजेडी के थे। और वो जो स्पीच थी मेरी अनस्क्रिप्टेड थी, बल्कि किसी ने टोका। मैंने कहा कि मैं आज किसी दल की ओर से नहीं बोल रहा हूं, मैं उन तमाम लोगों की ओर से बोल रहा हूं जो यहां बोलना चाहते थे। ये पीड़ा व्यक्तिगत है, आंकड़ा मैं नहीं कहना चाहता हूं, मेरा आंकड़ा, तुम्हारा आंकड़ा, अपनी पीड़ा में आंकड़ा ढूंढिए। एक व्यक्ति नहीं है इस देश में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना खोया हो। हमको नहीं किसी आंकड़े की बात नहीं करनी है, हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गए हैं हमारे फेलियर का। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं साहब, आप कहिएगा 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। ये कलेक्टिव फेलियर है 47 से लेकर अब तक की सारी सरकारों का। क्या बना दिया हमने? अपनी मौतों को एक्नॉलेज नहीं किया। गंगा सरयू में लाशें बह रही हैं, वो मेरे लिए दलीय चीज नहीं थी। मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार को ब्लेम नहीं कर सकता था। क्या बना कर रख दिया था हमने अपने देश को, लाखों लोग जान चली गई, हम डेटा फजिंग में लगे हुए हैं, तस्वीरें टांग रहे हैं यहां वहां। तो वो स्पीच देने के बाद मैं थोड़ा उस दिन डिस्टर्ब भी था, तो मैं आके जल्दी सो गया। तकरीबन रात को 1 बजे मेरी बड़ी बेटी ने मुझे आके उठाया, पापा यू नो ये इस लेवल पे जा रहा है। तब तक मैं वायरल इतना नहीं समझता था। तो देन द नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड रिसीविंग कॉल्स फ्रॉम रैंडम कॉर्नर, इंक्लूडिंग सम ऑफ द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो आप संपर्क में भी हैं,
उन सब लोगों ने जब फ़ोन किया कि यू स्पोक फॉर अस, यू स्पोक फॉर अस, उस दिन मुझको लगा कि संसद अलग चीज़ है। अगर आप छू देते हैं किसी को इन मुद्दों पर तो ये असर रहता है। और वो पावर है, लोग उस तरह से सुनते हैं और उसका इम्पैक्ट भी बहुत लंबे वक्त तक होता है। अब आपकी स्पीचेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। एक बार लोग अगर आपको उस खांचे में देखना शुरू कर देते हैं तो वो खांचा आपके लिए चैलेंज भी हो जाता है और आप कोशिश करते हैं कि आप पार्टीजन ना हो। अब आपकी जैसे जितने भी हम स्पीच सुनते हैं, ये आप खुद लिखते हैं, इसका रिसर्च, इसका डेटा? देखिए, मूलतः मैं इस मामले में एक चीज़ आपको कहूँ, डेटा बेस्ड स्पीच मुझको बहुत पसंद नहीं है। मैं नंबर गेम वाला नहीं हूँ और मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में कुछ की स्पेशलाइज एक्सपर्टीज होती है नंबर्स के साथ खेलना। मतलब चिदम्बरम साहब बहुत अच्छे हैं नंबर्स पे, इज़ वेरी गुड विथ नंबर्स। हम थोड़ा भाव को ये करना चाहते हैं तो जाहिर है कि सपोर्ट रहता है, लेकिन अंततः वो इंडिकेटिव सपोर्ट होता है। मैं खुद चुनता हूँ कि इस बात को कैसे कहना है, कितना कहना है, वो निर्णय और वो चीज़ अपनी होती है। और जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण के बाद की स्पीचेस, चूँकि उसमें वक्त ज़्यादा होता है तो बहुत सारी चीज़ें आप कवर कर पाते हैं। नंबर्स को मैं रखता हूँ कि अगर मुझे कोई नंबर बताना भी है तो वो मेरे पूरे स्पीच का एट द मोस्ट 1/5 हिस्सा हो। 80% नंबर के पीछे जो भाव है, जो कहानी है, जो असली अफसाना है, वो रखा जाए। इसी के साथ मैं आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग पे भी एक सवाल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आपकी वो स्पीच याद आ गई जिसमें आपने कहानी सुनाई थी। अडानी को लेकर एक बात करनी थी, हिंडनबर्ग की आई थिंक तब रिपोर्ट आई थी और बहुत ज़्यादा तब संसद में केओस चल रहा था। इसी को लेकर बहुत ज़्यादा स्पीचेस एक्सपंज की जा रही थी कि ये शब्द नहीं बोलना है, फलानी बात नहीं बोलनी है। और शायद आपने एक और बात कहीं बताइए, आपने कहीं झूठ शब्द बोला था और आपको पता था कि झूठ शब्द बोल देना पार्लियामेंट के अंदर अनपार्लियामेंट्री। नहीं, वो झूठ वाली बात मैं बताता हूँ, वो इंटरेस्टिंग कहानी है, नाम नहीं लूँगा। एक व्यक्ति विशेष का, बड़े मंत्री थे, मेरे ही राज्य के हैं, भाजपा के, वसीम बरेलवी की एक उनका एक शेर था। और इंटरेस्टिंगली उस दिन पीएम भी थे, पीएम थे, गृह मंत्री थे। तब वो गृह मंत्री थे या नहीं थे मुझे याद नहीं है, रक्षा मंत्री थे या क्या मुझे याद नहीं है। मैंने कहा वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। तो तालियां बजी, कांग्रेस से बजी, अब बाकी विपक्ष से, लेफ्ट से बजी, उस भाजपा के मंत्री महोदय ने भी बजा दी। तो उनको पीछे से किसी ने कहा कि ये क्या कर दिया, मतलब तुमने उसके शेर पे क्यों, तो पीएम को के बारे में, वो पूरी सरकार के बारे में बोल रहा था। तो उन्होंने चिट भेज के बाहर बुलाया, मुझको कहा मरवाओ के क्या। तो एक ये मैं कह रहा था। दूसरा, वो आप सही कह रही हैं कि रिपोर्ट्स, स्पीचेज एक्सपंज हो रहे थे। तो 2 दफ़ा ऐसा मैंने किया है कि पंचतंत्र की कहानियों में मैंने पात्र गढ़े हैं। तो मैंने वो हिंडनबर्ग के बाद मैंने 2 तोते की कल्पना की और एक टापू कैमन आइलैंड का था। तो वहाँ तोते के विमर्श से मैंने वही सारी बातें कही। फ़ायदा इसका ये हुआ कि बाकियों के एक्सपंज हुए, मेरा वाला वहीं रह गया। तो उसमें क्या एक्सपंज करेंगे, मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने तोते ने बोला एक दूसरे तोते से। तो ये इनोवेटिव एक आइडिया था कि ऐसा बोलो कि मैसेज भी जाए और आप एक्सपंज भी ना हो जाओ। कि एक्सपंज हो गया तो पता ही नहीं चला। वैसे एक्सपंज से आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, वेंकैया नायडू जी हमारे चेयरमैन थे, प्रधानमंत्री जी का एक भाषण हुआ। उस दिन एक चुनाव था डिप्टी चेयरमैन का। इधर से संभवतः हरिवंश जी थे बीजेपी की तरफ से, उधर से बीके हरिप्रसाद थे साझा उम्मीदवार। और प्रधानमंत्री जी आए, और अक्सर प्रधानमंत्री जी तुक के आधार पर कहते हैं, तो उसमें से कुछ चीज़ें अनपार्लियामेंट्री हो गई कि एक बिका, दूसरा नहीं बिका। और मेरा पहला वर्ष था वो पार्लियामेंट में।
मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया। मैं तारीफ करना चाहूँगा, वेंकैया सर थे, उन्होंने मुझे लेने दिया और मैंने कहा कि ये रिकॉर्ड में रहेगा तो आने वाली जनरेशन भी देखेगी हाँ कि इस संसद में इस तरह की भाषा बोली गई थी और पीएम की पूरी स्पीच का एक बड़ा हिस्सा एक्सपंज हो गया। संभवतः पहली बार मुझे कई लोगों ने समझाने की भी कोशिश की कि तुम नए आए हो, क्यों इसमें पढ़ते हो, पीएम है। मैंने कहा यार फिर मैं 5 साल चैन से नहीं रह पाऊंगा, ये मुझे कचोटती रहेगी कि मैंने उस वक्त ये नहीं किया। और अगले दिन सारे अखबारों में वो एक्सपंज्ड पोर्शन और ये चर्चा हुई कि पहली बार किसी पीएम का स्पीच। तो एक्सपंज होना वो बड़ी खतरनाक चीज़ है, उससे बचने के लिए मैं तोते मैने को ले आता हूँ। तो ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड था उस वक्त पर, या आप ऐसे प्लान करके गए थे कि चल रहा है और ये आपका एक चीट कोड है कि इसी तरह बोलना है? नहीं, मैं देख रहा आइडिया था, कैसे आया? ये वो आप तोते वाली बोल रही हैं, जब अडानी जी वाली कंट्रोवर्सी थी। तो मैं आपको एक बात कहूँ, मुझे लग रहा था कि अगर मैं ब्लेटेंट ब्रेजन तरीके से तथ्य भी रखूंगा ना तो कई दफ़ा वो अप्रीतिकर हो जाएगा लोगों को, तो आपकी बात भी रिकॉर्ड में नहीं रहेगी। इसलिए मैंने तोता वाली कहानी और ऐसे कई अवसर आए हैं जब मैंने पोएम का सहारा लिया या चुटकुले का सहारा लिया टू कन्वे अ मैसेज। और मेरा मानना है कि पंचतंत्र की कई कहानियाँ आप मैसेजिंग भी कर देते हैं और वो किसी को अप्रिय भी नहीं लगता। तो आपका सपना था, ऐसे ड्रीम था, महत्वाकांक्षा थी पॉलिटिशियन बनने की? अब एक बात इंटरेस्टिंग कहूँ, ये 1-2 जगह और बोला है, ड्रीम था विपक्ष में रहने का बचपन से। उस समय कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, तो मैं कल्पना करता था 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में भी कि मैं पार्लियामेंट में बोल रहा हूँ और कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा हूँ, यानी कि डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स के खिलाफ, पावर एस्टैब्लिशमेंट हाँ, के इसके खिलाफ हो। और मैंने कभी भी सत्ता पक्ष में अपनी, जैसे मैं 19 का एक बता रहा हूँ, 19 के जनवरी महीने में बीजेपी के सांसद लोग भी जो मिल रहे थे ना, बहुत आश्वस्त नहीं थे कि सरकार दोबारा आएगी कि नहीं। वो तो कई सारा घटनाक्रम हो गया। तो मैं सोचूं कि अगर हमारे ब्लॉक की सरकार बन गई तो मैं पार्लियामेंट में करूंगा क्या? अपनी सरकार की आलोचना करते हुए तो अच्छे नहीं लगेंगे। वो मैं डिलेमा बता रहा हूँ, ये हंसी में नहीं कह रहा हूँ। ये मेरे लिए जैसे हेड एचओडी बना, मैंने कहा एस्टैब्लिशमेंट का क्रिटिक रहा हूँ, एक पेट्रियार्की का मतलब सिर्फ उस संदर्भ में नहीं, एक व्यापक डोमिनेंस के, उसका विरोध रहा हूँ। तो मैं बहुत चिंता में रहा। जब एचओडी बनने की मेरी बारी आई, मैंने कहा यार मैं तो फ्लॉप हो जाऊंगा, मैं तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट खुद हूँ। तो मैंने कुछ तरीके ईजाद किए, और तरीके ईजाद करने में जैसे मैंने अपने ऑफिस का गेट एचओडी का खोल दिया। मैंने कहा कोई प्रोटोकॉल नहीं कि कोई आएगा मेरी पीए के पास जाएगा कि अपॉइंटमेंट चाहिए, सीधे आओ जाओ। दूसरा क्या कि अगर किसी बात को लेकर के, जैसे एक घटना बता रहा हूँ, मेरे कई स्टूडेंट्स ने इसको सोशल मीडिया पे भी लिखा। हमारे यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हॉस्टल हैं एक साथ, इधर बॉयज़ इधर गर्ल्स। नंबर अगर गर्ल्स का ज़्यादा हो जाता है तो गर्ल्स इधर रहती हैं, बॉयज़ इधर। अगर ये पलट गया तो हॉस्टल बदल जाता है, गर्ल्स इधर आ जाएंगी, बॉयज़ उधर आ जाएंगे, और बीच में कॉमन रूम है और मेस है। तो लड़के जो बॉयज़ हॉस्टल के थे वो रात को भी चाय पीने चले आते थे, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा कि हम भी चाय पीने जाएंगे रात को। लड़कियों ने कहा? हाँ, प्रोटेस्ट हुआ। अब मेरे लिए वो बड़ा डेलिकेट क्षम था कि क्या करूं। मेरे जो कलीग्स थे वो कह रहे थे नहीं कैसे यार, समझ नहीं रहे हो, सिक्योरिटी सेफ्टी, दे वर कंसर्न। तो मैं खुद जाके उनके साथ प्रोटेस्ट पे बैठ गया, और एचओडी रहते हुए और बैठ गया। और बैठने के बाद ये तय हुआ कि ये भी जा सकते हैं चाय पीने। 2-4 दिन चाय पीने गए, फिर उसके बाद जब लगा कि गर्ल्स को भी लगा कि वी हैव अचीव्ड इट, फिर वो धीरे धीरे खुद ही बंद हो गया। मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि इस तरह की चीजें मेरे अंदर। तो बचपन में वो जो कहा जाता था जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा या बनूंगी तो क्या करूंगी, तो आप वो लेख कभी लिखा है आपने, या वो डिलेमा उस वक्त आया? हाँ, वो डिलेमा है। मैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने का वो होता नहीं था। मैं अक्सर अपने को देखता था कि विपक्ष में हूँ और टीयरिंग अपार्ट द गवर्नमेंट, और चाहे डेटा हो या सब्सटेंस पे हो, कि सरकार को घुटने पर ला दिया। तो वो जज्बा रहा। जब उस उम्र में जब माइक नहीं मिलती थी तो मैं
ग्लास, पानी का ग्लास होता है ना स्टील का, स्टील के ग्लास में बोलिएगा तो माइक वाली फीलिंग देता है। आवाज हाँ, से तो उसी पे मेरी पहली प्रैक्टिस हुई थी कि मैं आईने के सामने खड़ा होकर के माइक पर बोलने की। तो आप बचपन में मतलब सोचते थे कि पॉलिटिशियन तो बनूंगा, या मतलब महत्वाकांक्षा इच्छाओं में और कभी कुछ नहीं रहा। मतलब मुझे लगता था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां मैं बोलूं। सो मच सो मैं आपको आज एक और चीज बताऊं, हालांकि पता नहीं आपके इंटरव्यू फॉर्मेट में ये जाएगा कि सब नहीं। जाएगा, ये कैंडिड कॉन्वर्सेशन ही है। मैं बता रहा हूं, मैं दिल्ली आया, जेएनयू में एडमिशन के लिए आया था, तो जेएनयू की फर्स्ट लिस्ट में मेरा नहीं हुआ, तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अप्लाई किया, वहां मेरा हो गया सोशियोलॉजी में। लेकिन मीनवाइल डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क जहां मैं अभी हूं, जहां मेरा जीवन और आजीविका, तो एक स्टूडेंट ने कहा मुझसे, उसके पास फॉर्म पड़ा हुआ था, बोला यार ये एक डिपार्टमेंट है, इसका फॉर्म मेरे पास पड़ा हुआ, तुमको खरीदना भी नहीं पड़ेगा, इसमें तुमको इंटरव्यू में बोलने का बहुत मौका मिलेगा। बस उस लोभ में मैं रिटन टेस्ट दिया, हो गया इंटरव्यू में बोलने के लिए। मुझे आज भी याद है कि सवाल पूछा गया था कि क्या प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दिया जाए। तो उससे ठीक पहले मैंने अलेक्जेंडर कुपरिन की एक किताब थी, यामा, गाड़ी वालों का कटरा, रसिया में ये हुआ था, मैंने पूरा उपन्यास को हेर करके रख दिया इंटरव्यू बोर्ड को। इंटरव्यू बोर्ड को भी लगा कि यार ये तो बहुत ही सर्वगुण संपन्न बच्चा, उन्हें क्या पता कि बहुत और प्रवृत्तियां भी हैं। खैर, तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ कि उस एक लालच में कि बोलने का मौका मिलेगा, मैं उस इंटरव्यू में चला गया और देखिए कि वहाँ चयन हुआ। और चूंकि इसमें हॉस्टल भी था, तो मैं अगले दिन बोरिया बिस्तर लेकर के वही चले हॉस्टल गए। को चला गया। सिंगल सीटेड रूम था, जो एक बिहारी के लिए जन्नत से कम नहीं है। हाँ, मुझे लगा कि ठिकाना मिल गया दिल्ली में। तो यहाँ से आपकी कॉलेज जर्नी कॉलेज शुरू जर्नी। हुई, फिर आप दिल्ली के ही होकर रह गए। हाँ, तो प्रोफेसर वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी थी उसके, या फिर पॉलिटिशियन वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी है, या फिर अभी जो है प्रोफेसर प्लस पॉलिटिशियन ये ज़्यादा देखिए, दोनों बेहतर है? ये जो है, एक आपको एक प्लेटफॉर्म देता है। पार्लियामेंट, जैसे अखबार में मैं पहले भी लिखता था, जब आप यूनिवर्सिटी में था, टीचर था, तब भी लिखता था, लेकिन अब एक कैनवस बड़ा हो गया है। अगर आप सच पूछिएगा तो क्लासरूम एक मेरा नॉस्टैल्जिया अभी भी है। इसलिए कभी कभी लगता है कि उस नॉस्टैल्जिया ने मुझे बहुत कुछ दिया भी है। मैंने अपने स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखा। मैं अक्सर कहता हूँ, मुझे फेमिनिज्म समझाने में मेरे स्टूडेंट्स का, मेरे परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। नहीं तो मैं भी अपने अंदर जितनी मैस्कुलिन फीचर्स होते हैं, उसको दबाते दबाते भी उसके कुछ अंश हुआ करते थे। फिर जैसे LGBT राइट्स मेरी समझ नहीं थी, मेरे स्टूडेंट्स ने इंटरैक्शन में समझाया, तो आज मेरी, इसलिए मैं ये स्टूडेंट टीचर का रिश्ता डायलॉजिकल मानता हूँ। कोई ये सोचे कि टीचर है और वो पढ़ा रहा है, नहीं, आप पढ़ भी रहे हो साथ में। एक सवाल स्टूडेंट पूछता है, वो आपको अनसेटल करता है, लेकिन इट ओपन्स अ न्यू विस्टा। तो ये काफ़ी कुछ हुआ है। आप इसकी बात करें, मुझे प्रिविलेज शब्द ज़्यादा ध्यान आ रहा है कि आपको अपने प्रिविलेजेस समझ में आए होंगे जब आपने फेमिनिज्म समझा होगा। प्रिविलेज वहाँ भी और कास्ट के संदर्भ में भी, इसी पे ही आने वाली थी। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक अखबार है अंग्रेजी दैनिक, मैं अक्सर लिखता हूँ, उसमें मैंने एक पीस लिखी। ये किताब है यहाँ, वाइट मेल प्रिविलेज, ये अमेरिकन संदर्भ में है। इसको मैंने पढ़ा, फिर मुझे लगा कि हम जो अगड़ी जाति, जो तथाकथित उच्च जाति के हैं लोग, हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे पास कितने विशेषाधिकार हैं। जैसे मैं अक्सर ये कहानी कह चुका हूं कि मैं सबसे अव्वल छात्र नहीं था। मैथमेटिक्स में एक लड़का मुझसे ज़्यादा तेज था, मेरा मैथ्स बहुत वीक था, लेकिन जब जब मैं कमज़ोर हुआ, मेरा सपोर्ट सिस्टम था। सपोर्ट सिस्टम कैसे कहूँ, माता पिता दोनों यूनिवर्सिटी में टीचर, तो आपकी असफलता में भी आपके पास संसाधन उपलब्ध है, दे आर देयर टू होल्ड यू। ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, सबाल्टर्न कम्युनिटीज, दलित पिछड़ों को नहीं है, आज भी नहीं है। ये चीज़
हम में से अधिकांश लोग नहीं समझते हैं कि ये विशेषाधिकार जिसने हमारा वर्ल्ड व्यू, कभी अपने दोस्तों की फहरिस्त देखिए। लोग क्या अब इतना सोच के थोड़ी ही दोस्ती करेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, इतना सोच के थोड़ी ही दोस्ती करेगा कि मेरे दोस्तों में कोई दलित क्यों नहीं है, कोई मुसलमान क्यों नहीं है, कोई आदिवासी क्यों नहीं है। लेकिन ये इसलिए है कि आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि कई प्रकार की नियति तय कर देती है। जब तक आप उसको एक्नॉलेज नहीं करिएगा, आत्मसात नहीं करिएगा, आपका जीवन एक रंगा रहेगा, आपको विविधता का स्पर्श ही नहीं होगा। उस संदर्भ में मैंने वो पीस लिखा था और उसका टाइटल बहुत अच्छा था, माई इनविजिबल नैपशैक। अगर कहिएगा तो मैं भेज दूंगा वो पीस। हाँ हाँ प्लीज सर। और इसी से ही मुझे लगता है आपके पूछे हुए 2 सवाल संसद के अंदर जिसके जवाब हमारे सामने आए, और एज ए जर्नलिस्ट मतलब न केवल उस स्टोरी को अप्रोच करने में उन्होंने हमें मदद की। एक सवाल तो आपने ये पूछा था जिसके जवाब में ये पता चला कि देश में 98% सीवर साफ करने के कारण जिन लोगों की मौतें हुई है वो लोग दलित समुदाय से, SC/ST कम्युनिटीज से आते हैं। और दूसरा अभी जो कुछ दिन पहले आपने पूछा, जिसको मुझे लगता है शायद कल राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि यूनिवर्सिटी में कितने SC/ST OBC प्रोफेसर्स और पावर पोजीशन। बल्कि मैं आपको बताऊं, सैनिटेशन वाला जो मसला था वो मुझे बहुत पहले से कचोटता था। मेरे विश्वविद्यालय में 2 लोगों की मौत हुई, ये 18 ईस्वी से पहले की बात है, 17। उस दिन मैंने सोचा था कि जिस दिन मैं पार्लियामेंट आया मैं इस पर कुछ हस्तक्षेप करूंगा। तो मेरा पहला प्राइवेट मेंबर बिल उसी पे था। जब आप मेरे कमरे में घुसेंगी तो आपको कुछ तस्वीरें दिखेंगी सीवर क्लीनिंग की। ये मुझको हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था पे हमेशा एक बहुत ही सख्त टिप्पणी लगी है। लोग कहते हैं कि जाति नहीं है, अब कहाँ आधुनिकता है, कौन किसकी जात पूछ रहा है। तो मैंने कहा पूछ के देखा जाए कि सीवर में उतरने वालों की जात क्या। और ये जानती हैं, ये परेशान, मुझे दुख इस बात से नहीं कि ये मृत्यु होती है, ये मृत्यु महज एक आंकड़ा बन के रह जाती है। क्योंकि जिस दिन कोई प्रिविलेज्ड कम्युनिटी सीवर में चलते हुए भी गिर के मरेगा, वो खबर बनेगी, वो खबर बनेगी और बड़ी खबर बनेगी। सीवर के लिए वहां जो कुछ हो सकता होगा, लेकिन उनके लिए नहीं होगा, क्योंकि वो उस समुदाय से आते हैं जो सांख्यिकी आंकड़े के अलावा कुछ नहीं। और मुझको लगता है कि इस पर उसके पश्चात भी हमने कई दफ़ा इस पर चीज़ें की हैं, लेकिन अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी अगर हमने इसको एक केंद्रीय विमर्श में नहीं लाया तो एक समाज के रूप में हमारे बौनापन को दर्शाता, हमारे दोहरे चरित्र को दर्शाता है। दूसरी चीज़ जो आपने अभी कही, ये 3 दिन पूर्व एक सवाल पूछा था, 6 महीने से इस सवाल को मैं चेज कर रहा था, कभी सस्पेंशन हो जाए, कभी एडजर्न हो जाए, कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में SC/ST OBC की नियुक्ति का क्या आलम है और NFS का डेटा क्या, नॉन फाउंड सूटेबल, क्योंकि ये नया मॉडल है डिनाई करने का। और जो उसके आंकड़े आए वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं, 84%, 85% वैकेंसीज हैं। तो ये आंकड़े सिर्फ चौंका के रह जाए। राहुल जी ने कल ट्वीट किया, हमारी पार्टी हैंडल से हुआ, अलग अलग अखबारों ने इस पर रिपोर्टिंग की है, लेकिन इसका मुकाम यहीं तक नहीं होना चाहिए। इसका मुकाम होना चाहिए कि कल को कोई दूसरा मनोज या कोई व्यक्ति जब अगले बरस ये सवाल डाले तो उसको ये दिखे कि 85 से घट करके 60 पे आया, 40 पे आया। आप अपने प्रिविलेजेस को समझते हैं, आप जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी से आने वाले लोग हैं उनके चैलेंजेस को समझते हैं, आप आवाज़ उठाते हैं, लेकिन क्या आपको ये सवाल भी कचोटता है कि उनके बीच से उतना रिप्रेजेंटेशन या उनके बीच से ये आवाज़ की गूंज इस तरह नहीं पहुंच रही है जिससे शोर हो, जिससे खबरें बने, जो लोगों के कानों में पहुंचे उसी कम्युनिटी से आने वाले लोगों की? क्योंकि कितना ही कह लीजिए हम, आप और तथाकथित सवर्ण समाज से आने वाले मतलब कितने ही लोग इस बात को उठाएं, वो फर्क नीचे नहीं आ रहा ना। लिव्ड एक्सपीरियंस वाले लोगों को की जो एक डोमिनेंट आवाज होनी चाहिए, उसमें अभी और मैं समझता हूं कि आवाज को शोर के लेवल पे पहुंचना होगा। जो शब्द आपने कहा कि
ये जो वॉइस है ये एक नॉइज़ में तब्दील, मीनिंगफुल नॉइज़, क्योंकि नॉइज़ शब्द को अगर अनुवाद करेंगे तो उस रूप में नहीं, एक मीनिंगफुल नॉइज़, और मैं समझता हूँ उस दिशा में चीज़ें बढ़ रही हैं। अगर आप देखें तो एक डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी वो उन हलकों में भी अब दस्तक दे रही हैं, और उसके सकारात्मक बदलाव अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी, अक्रॉस सिविल सोसाइटी भी आपको नज़र आएंगी, और तभी मैं समझता हूँ कि जेन्युइन जो एक एनहिलेशन ऑफ कास्ट की अम्बेडकर की छवि थी, उनका आइडिया था, उसके अनुरूप हो, या एक वाइडर डेमोक्रेटिक सोसाइटी का नेहरू का वो, या कंपैशन बेस्ड जो आइडिया था, वो तभी अब मैं समझता हूँ कि हासिल होगा। और देश में जो बहस चलती है कास्ट पे और अंबेडकर वर्सेस गांधीयन आइडियोलॉजी पर जो बहस होती है, उस पे आपका क्या टेक होता है? मैं हमेशा से मानता हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा मेरे कमरे में जब आप जाएंगी तो मेरे पीछे 3 तस्वीरें हैं। वो एक महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और नेहरू। लोग पूछते हैं कि बड़े डिफरेंस थे इनके। जी हाँ, डिफरेंस थे प्री कॉलोनियल फेज में, औपनिवेशिक शासन में। औपनिवेशिक शासन से आज़ादी के बाद किस तरह का हिंदुस्तान बने। लेकिन जैसे मैं कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ, आज दोहरा रहा हूँ आपके समक्ष, कि अगर पृथ्वी पर वापस गांधी आ जाएं तो वो कोलैबोरेट करेंगे बाबा साहब के साथ और कहेंगे कि पूना पैक्ट पे भीम तुम सही थे, मैं गलत था। हमें आज के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। अगर ये तीनों, मैं तो सरदार पटेल भी, किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि इस मुल्क में वर्तमान की चुनौतियों पर बात नहीं होगी, इतिहास के हीरोज और हीरोइंस को आपस में भिड़ाने की कोशिश होगी ताकि कंटेम्प्रेरी मुद्दों पर बात ना हो। मेरा यकीनन मानना है कि अगर आज गांधी, बाबा साहब, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद ये पृथ्वी में वापस आएंगे ना, तो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे या वाइडर अलायंस। और इसी कल्पना के आधार पर मैंने कई चिट्ठियां लिखी हैं। एक गांधी जी की चिट्ठी पब्लिश्ड मोदी जी के नाम। हाल के दिनों में जयप्रकाश इमरजेंसी को लेकर बड़ा बावेला मचा, तो मैंने कहा क्यों ना कल्पना करूं कि अगर आज जेपी होते तो क्या करते। शायद लोग कल्याण मार्ग के समक्ष धरना दे देते। तो उनके नाम से भी एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी के नाम। तो ये काल्पनिक चीज़ नहीं है। आज की वस्तुगत जो परिस्थितियां हैं, धर्म और जाति के स्वरूप को लेकर के डिफरेंस था। गांधी विद इन सिस्टम कुछ चीज़ें चाह रहे थे जो फ्यूटाइल हुआ, बाद के दिनों में प्रूव हुआ कि उस लेवल पे जो उम्मीदें थी नहीं हुई। लेकिन अब वही मैं कह रहा हूं कि अगर अब वापस आ जाएं तो एक कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म होगा। अब पार्टनर आपकी पॉलिटिक्स पे आती हूँ, अगर मुक्तिबोध जी के शब्दों में कहूँ तो आरजेडी। आप तो अपने स्कूल लाइफ में लेफ्ट लीनिंग थे या कॉलेज डेज में लेफ्ट लीनिंग थे, फिर कैसे आरजेडी तक पहुंचे? देखिए, एक बात, मैं उस समय वो बात अधूरी रह गई। लेफ्ट लीनिंग था, और मैं अभी भी मानता हूँ कि लेफ्ट का मतलब सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टीज नहीं होती हैं। पार्लियामेंट में बोल चुका हूँ, दोहराता हूँ, सीताराम जी को, येचुरी जी को बहुत पसंद आई थी। मैंने कहा था कि हर दल में लेफ्टिस्ट होते हैं। जो दिल की बात करें, दिल से राजनीति करें, वो लेफ्टिस्ट है, क्योंकि दिल बाएं हिस्से में होता है। उन्हें बेहद पसंद आई है जी। अभी देखिए नहीं, यही पेरियार और बाग साथ साथ है, कोई सिर्फ फुटबॉल नहीं है, कंफर्टेबली दोनों बैठे हुए हैं यहाँ एक साथ। 2-3 चीजें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। इमोशनल होने के एक्सटेंट तक सेक्युलरिज्म से मेरा ताल्लुक रहा। ये सिर्फ एक चीज नहीं थी कि एक प्रियम्बल में है इसलिए। मैंने खुद के अंदर चीज़ें देखी, कैसे उसमें क्रमशः बदलाव आया, और राही मासूम रजा का बहुत बड़ा योगदान है। और सेक्युलरिज्म कोर रहा, और चूंकि बिहार से आया था, भागलपुर दंगे को देखा था और इनकी राजनीति को भी देखा था। तो जब लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स की बात आई, जिसको कभी कभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स भी कहते हैं, और फिर वो मुलाकात हुई, मैंने कहा उसके बीच में मैंने दंगों पे बहुत काम किया था। और एक
लेडी मिली थी मुझे गुजरात के ही एक ट्रैवल के दौरान। उसने कहा कि क्या लिखा हो, तो मैंने बताया ये सब आर्टिकल लिखा है। तो बोला जो दंगे में मरे वो ये आर्टिकल थोड़े ही पढ़ेंगे आपका, या जो मार रहे हैं वो आर्टिकल थोड़े ही पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट काम करो लोगों के बीच में। तो वो एक मैसेज था कि मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स में, और वो मौका सच कहूँ तो एक सेक्युलरिज्म पर लालू जी का नॉन निगोशिएबल पोजीशन रहा है। तो मुलाकात भी हो गई और सोचना भी ज़्यादा नहीं पड़ा। और मैं एक और बात कहूँ कि मुझे पूरी आज़ादी मिली बात को रखने की, संदर्भ में रखने की, और ये मैं मानता हूँ कि मेरी पार्टी की, मेरी लीडरशिप की एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन मेकिंग मी हु आई एम। अच्छा, एक सवाल और, आप पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता है कई बार पार्टी के स्टैंड को पब्लिक में रखना? जैसे आज से ठीक 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, जब लोकसभा इलेक्शंस हो रहे थे, और मुझे याद है किसी इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा था कि बिहार की तरफ से इंडिया ब्लॉक का सबसे बड़ा फेस कौन है, तो आपने कहा था नीतीश कुमार, और अब आपको कहना पड़। देखिए, वो आप सुनिए, उसका कारण था इंडिया गठबंधन की बुनियाद रखी थी नीतीश जी ने। जाहिर है, इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन, तो हमारी पूरी लीडरशिप मान रही थी कि नीतीश जी यहां से। अब नीतीश जी की अंतरात्मा कभी बाएं करवट लेती है, कभी दाएं करवट लेती है। जनवरी 24 में ठीक चुनाव से पहले अंतरात्मा की करवट दूसरी तरफ हो गई, और ये मैं मानता हूं कि ठीक चुनाव के वक्त बीजेपी ने कैसे किया, क्या किया, कौन ले गया, लेकिन हमारी चुनाव की तैयारियों का वो अभिन्न हिस्सा थे। आप इमेजिन करिए, मार्च से चुनाव है और जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो व्यक्ति बुनियाद डाल रहा है इंडिया की, वो डेजर्ट कर जाता है। कारण क्या, नहीं पता। आपका काम इससे डिफिकल्ट नहीं होता कि जिस कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, मैं यकीनन कभी कभी होता है, लेकिन हाउ कैन आई डिलीट हिस्ट्री? ही वॉज पार्ट ऑफ अस, सडनली ही लेफ्ट अस, व्हाट डू वी डू? मुश्किल है, लेकिन दिस इज हाउ लाइफ इज। आपको ऐसे क्या पॉइंट्स खोजने पड़ते हैं कि अब इस पर बोलना है? अभी तक स्पॉन्टेनिटी काम कर रही है, स्पॉन्टेनिटी से काम चल रहा है। हाँ। जिस दिन खोजना पड़ेगा उस दिन लगेगा कि ना, ये नहीं है। अब क्लोजिंग की तरफ जा रही हूँ, तो उन इम्पॉर्टेंट इश्यूज पर तो बात कर रही हूँ जो अभी सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। बिहार इलेक्शंस पर अभी कम चर्चा हो रही है। इलेक्शन का पार्ट कौन कौन होगा, अभी इस पे ही जद्दोजहद जारी है। और जो अभी हो रहा है SIR के जरिए, इंटेंसिव रिविजन, ये पहले भी हुआ है। आप ही, मतलब 2003 में मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन जब बताया गया उस वक्त कितना स्मूथली ये हुआ। अब ऐसा क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गया है? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक बड़े ऑथर से सुबह भी बात हो रही थी, और उस समय के इलेक्शन कमिश्नर बिहार में जो थे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उन्होंने भी बयान दिया। 2003 में यहाँ अटल जी प्रधानमंत्री थे। आप आर्काइव में जाकर के ढूंढिए कंट्रोवर्सी अराउंड SIR इन 2003, यू वोंट गेट। एक नहीं मिलेगा आपको कि कहीं कोई विवाद ही नहीं हुआ, क्योंकि वो इंक्लूजन का मैकेनिज्म था, एक्सक्लूजन का प्रोजेक्ट नहीं था। सॉरी टू से, ये एक्सक्लूजन का प्रोजेक्ट हो गया। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन से जब हम मिलने गए, कोर्ट जाने से पहले उनके पास गए थे, पूरा इंडिया ब्लॉक। हमने उनसे कहा कि साहब, ये उचित नहीं है, चुनाव सर पे है, सितंबर में अधिसूचना जारी होगी, अगर आप इलेक्टोरल रोल बना भी लोगे दस्तावेज के साथ और उसके बगैर, किसी को चैलेंज करना होगा, वक्त नहीं है। कोर्ट ने भी पूछा। इसको थोड़ा और ब्रेकआउट करके समझाएंगे कि अगर कोई लेमैन बैठकर ये समझना चाहे कि बिहार में चल क्या रहा है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार में इन्होंने इंटेंसिव रिवीजन, अब मैं उसकी पृष्ठभूमि कुछ आवश्यक है। जब ये व्यक्ति ज्ञानेश जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, तो इन्होंने कहा कि मेरा कोई भी निर्णय बिना पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत के नहीं होगा। इस निर्णय में किसी से बातचीत नहीं हुई। किसी एक पार्टी विशेष से हुई हो तो वो लोकतंत्र में इतिश्री नहीं है, पार्टियों का प्लुरलिटी में है पार्टी। दूसरा, उन्होंने कहा सिर्फ 11 दस्तावेज, और उन 11 दस्तावेज में जिस दस्तावेज का सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन है इस देश में, आधार। मैं बता रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन हाँ, के लिए बिहार
मोस्ट डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट स्टेट, डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट स्टेट। वहाँ मैट्रिकुलेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, आपको 13 से लेके 20-22% का सैचुरेशन है। आधार का, हाँ, आधार का 86% सैचुरेशन है, मैक्सिमम पेनिट्रेशन है। हमने कहा नहीं माने, कोर्ट ने भी यही कहा कि आप इन तीनों चीजों को जोड़ो, नहीं माने। अहंकार में यहां तक बोल गए माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त कि अब नया कमीशन है। संवैधानिक संस्थाएं नई नहीं होती, वो निरंतरता में होती है। पार्लियामेंट निरंतर है, सरकार निरंतर है, सुप्रीम कोर्ट निरंतर है, उसी तरह चुनाव आयोग निरंतर है। फिर आप ये कहा गए कि 20% बिहार के लोग बाहर रहते हैं, जो कि सच, 3 करोड़। आपके प्रिजम्पशन में है कि वो डुप्लीकेट वोटर होंगे। हाउ कम, कैसे तय किया? मैंने अपना उदाहरण दिया कि ज्ञानेश जी, मैं दिल्ली आया 90 में, 2005 तक मैं दिल्ली का वोटर नहीं था, बिहार का वोटर था। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। आप 2 बार आपका BLO जाएगा, नहीं मिलेगा, आप खारिज कर दोगे। तो ये क्या हो रहा? और अक्सर जब मैं कहता हूं डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट, सोनल जी, सबसे ज्यादा दस्तावेजों को संभाल के रखने में दिक्कत होती है गरीब लोगों को। बाढ़ पीड़ित इलाका है, कोसी जैसे सबके पास अटैची थोड़ी ही अलग से कि इसमें बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें आधार। आपने उन सब को इस 25 दिन में झोंक दिया। अब वो घर पे कोई 2 बार नहीं मिला। कई पत्रकारों ने आपने मृतकों की लिस्ट में जिसको रख दिया वो जिंदा आदमी है। तो ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? इसलिए हमने कहा कि ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट प्रोसेस है और अब 28 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसके हर पहलू पे विचार करेगा। लेकिन अभी बिहार में, और मैं सच बताऊं, भले यहाँ की बीजेपी की टॉप लीडरशिप कुछ कहे, उनके लोग परेशान हैं, वहां भी उनके भी लोग। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि दलित, पिछड़े, गरीब, कई लोगों को इस तरह के कोहराम को झेलना पड़े। अब मैं आपसे 4-5 ऐसे क्विक, जिसको रैपिड फायर राउंड कहते हैं, वो क्वेश्चंस पूछ लूंगी। आपकी फेवरेट किताब कौन सी है? अगर आपको कोई एक किताब रिकमेंड करनी हो तो वो कौन सी होगी जो आप करेंगे? फेवरेट तो एक ही किताब है, टोपी शुक्ला, राही मासूम रजा। किताबें बहुत अच्छी और लगती हैं, लेकिन उस किताब ने मेरी जिंदगी बदली है। फिल्म? अभी कल ही मेरे नए बेंचमेट हुए हैं, नए बेंचमेट संसद में हाँ। कमल हसन, उनकी एक फिल्म बहुत पसंद आई थी मुझे, वो पुष्पक। वो पूरी फिल्म साइलेंट थी। और लाइफ इज़ ब्यूटीफुल बहुत पसंदीदा फिल्म है, बहुत पसंदीदा। रोना आता है आपको फिल्म देखते हुए? खूब, पढ़ते हुए भी आता है। तो आप फिल्मों की बात कर रही हैं, फिल्में तो कई, जैसे जख्म फिल्म देख करके मैं बहुत रोया। वो भी दंगे की पृष्ठभूमि में है। और कई सारी फिल्में ऐसी, प्यासा रुलाती है आपको कई लेवल पर। शिंडलर्स लिस्ट वो है। ठीक। इफ यू कैन सेव वन लाइफ, यू कैन सेव द एंटायर वर्ल्ड। ये शिंडलर्स लिस्ट का। हाँ, शिंडलर्स लिस्ट। ठीक है, तो ये था हमारा कैंडिड कॉन्वर्सेशन की सीरीज के इंटरव्यू का एक एपिसोड, पहला एपिसोड। आपको इसके लिए चुनने की वजह यही थी कि मैं किसी ऐसे गेस्ट से बात करना चाहती थी जिससे मैं बहुत कुछ गेन कर पाऊँ, जिसकी बातें सुनकर, जिस इंटरव्यू को देखकर देखने वाले बहुत कुछ गेन कर पाएँ, अपार्ट फ्रॉम सिर्फ पॉलिटिक्स या सिर्फ टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस की जगह थोड़ा बैठ के विस्तार से जैसे आप हैं उसी भाषा में बात की जाए, उसी तरह आपको समझा जाए, आपके नज़रिए से जिन टॉपिक्स के बारे में आप बात करते हैं उन टॉपिक्स को छू पाएँ। इसी कोशिश के साथ मैंने ये बातचीत की थी। अभी मैंने वक्त देखा, आई थिंक ये लॉन्गेस्ट एवर मेरा एंगेजमेंट था। और लेकिन इसमें एक चीज़ और भी रही ना कि जब वक्त का अंदाज़ा आपको ना हो, इसका मतलब बातचीत सार्थक रही है। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपको एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो का अगला गेस्ट कौन हो सकता है इस वीडियो सीरीज का, आप वो भी हमें कमेंट में रिकमेंड कर सकते हैं।